नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 28 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये न्यूज़पेपर डिस्कशन को रोज़ फॉलो कीजिए। ये आपको आंसर राइटिंग से लेकर और निबंध लेखन में भी मदद करेगा। सबसे मूल चीज़ क्या है कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से आंसर फ्रेम किया जाता है, उसमें ज़रूर आपको मदद करेगा। और जो नया ट्रेंड है बीपीएससी पीटी और मेंस का, उसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। पीटी में भी पिछले साल काफ़ी सवाल आए थे न्यूज़पेपर डिस्कशन से। दरअसल न्यूज़पेपर से आए थे, न्यूज़पेपर से सवाल पूछे जाते हैं अब आपके एग्जाम में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ क्या है? तो आज का पहला न्यूज़ जो है उसी को सबसे ज़्यादा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या है, इसी से जोड़कर मैं एक ILO का रिपोर्ट भी आपको पढ़ाऊँगा। इसी से जोड़कर मैं उत्तरकाशी टनल हादसा आज आपको डिटेल बता दूँगा, जिससे ये होगा कि ये हादसा क्या है और किस तरह से ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अभी तक वो मज़दूर लोग जो हैं वो नहीं निकल पाए हैं। 41 फंसे हुए ही हैं उसमें। तो इस चीज़ को भी हम लोग ज़रा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पर ये हादसा हुआ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुनोत्री NH जो है नेशनल हाईवे, उसी किनारे एक निर्माणाधीन सिलक्यारा बरकोट सुरंग ढह गई है। कौन सा वो सुरंग था? तो सुरंग का नाम है सिलक्यारा बरकोट सुरंग। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया आपका। कहाँ पर है ये? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ओके, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। सोचिए 15 दिन से, जैसे मान लीजिए टनल है, यहाँ पूरा पहाड़ है, इसी में टनल बनाया जा रहा था। यहाँ से उन्होंने खोदना शुरू किया और यहाँ मजदूर बैठे हुए हैं और ये हिस्सा गिर के धंस गया ऐसे। इसी प्रकार से होता। अब यहाँ पर ये क्या हो गए, तो दोनों तरफ से घिर गए। अब यहाँ ड्रिल करके नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं ड्रिल कर रहे हैं? ताकि ड्रिल के कारण हो सकता है कि ये जो हिस्सा है ये भी कोलैप्स करके मजदूरों के ऊपर गिर जाए। तो अब रैट होलिंग की भी बात हो रही है। रैट के जैसे रैट माइनिंग क्या होता है? रैट माइनिंग एक इलीगल माइनिंग का तरीका है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रैट माइनिंग इलीगल माइनिंग का एक तरीका है, जिसमें इंसान क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर धरती में क्या मिला हमें यहाँ पर पता है यहाँ पर कोयला है। नॉर्थ ईस्ट के भागों में बहुत ज़्यादा ये किया जाता है। यहाँ पर कोयला वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोकल लोग करते हैं। क्या करते हैं वो यहाँ से इंसान जो है ज़मीन खोदना शुरू करता है और नीचे तक पहुँच जाता है, छोटा सा छेद बनाकर इसमें से, है ना, जिस प्रकार से चूहा जाता है अंदर, और वहाँ से वो कोयला या कोई चीज़ बाहर निकाल कर ले आते हैं और बेचते हैं उसको। तब रैट माइनिंग भी यहाँ पर परस्यू किया जा रहा है, उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। कुछ वो लोगों को मैनुअल माइनिंग के काम में भी लगाया गया है कि मशीन का ब्लेड जो है ना, दरअसल में वो टूट जा रहा है बार बार, ठीक ना। मशीन के ब्लेड टूटने के कारण अभी तक उनको बाहर नहीं निकाल पाए हैं। और साथ ही अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैनुअली वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम वहाँ तक पहुँच के और छोटा सा भी एक बना लें जिससे वो बाहर आ जाएँ 41 लोग, ठीक है। तो इसको समझिएगा ज़रा। एक और आया है कि भाई अगर मान लीजिए ये टनल है, ये पहाड़ का ऊपर बन रहा था, यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं, इधर से खुदाई हो रही थी, यहाँ पर ये धंस गया है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू किया गया था कि भाई ऊपर से खोद के यहाँ तक पहुँच जाओ और उनको वहाँ से सीढ़ी के द्वारा या पाइप के द्वारा हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इसमें भी ब्लेड टूट रहा है। ब्लेड हद से ज़्यादा टूटे हैं और ज़्यादा वो अलग अलग तरीक़ों से कोशिश भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि माइन का अगला हिस्सा जो है वो भी ढह जाए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसीलिए नहीं निकाल पा रहे हैं। बाहर से इंजीनियर्स को भी बुलाया गया है, ऑस्ट्रेलिया से और बाहर के देशों से, लेकिन ये चीज़ संभव ही नहीं हो पा रहा है अभी तक। देखिए जल्द ही निकल जाएंगे। यह घटना सुरंग निर्माण के विषय में चिंता बताती है, साथ ही संभावित कारणों, निवारक उपायों की बारीकी से जांच करने के लिए भी प्रेरित करती है। पीटी के लिए कौन सा ध्यान रखना है? सिलक्यारा बरकोट जो सुरंग है उसको ध्यान में रखना है। सुरंग ढहने का संभावित कारण क्या हो सकता है? सिलक्यारा बरकोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिस परियोजना पर कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन उस पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं कि आप 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के नाम पर पूरे पहाड़ को काटने में लगे हुए हैं। 4 धाम यात्रा पहले कठिनाई से होती थी और कठिनाई जो होती थी वो एक तपस्या होती थी जो यात्रा क्रम में लोग करते थे। ठीक है, भारत सरकार उसको जोड़ना चाहती है, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहती है, पर्यटन बढ़ाना चाहती है, लेकिन 4 धाम यात्रा जो है वो पहाड़ बहुत सेंसिटिव होते हैं। दरअसल में पहाड़ मिट्टी के पहाड़ हैं, जो भी हैं। हिमालय का पूरा रेंज क्या है? मिट्टी का पहाड़ है। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है,
मिट्टी का पहाड़ है वो, और वलित पर्वत है यानी कि नवीन पर्वत हैं ये सारे के सारे। मिट्टी अभी भी वहाँ पर कमज़ोर है। एक जगह जब ड्रिलिंग होती है तो वाइब्रेशन के कारण कहीं दूर पर घर में दरार आ जाती है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है पूरा पहाड़। ठीक है, तो चारधाम परियोजना बड़े स्तर पर एनएच का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही टनल का निर्माण किया जा रहा है, बड़े बड़े आपके पिलर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण से जगह जगह पर आपको इस तरह की चीज़ें दिखेंगी चारधाम परियोजना के कारण। और आने वाले समय में भारत सरकार रेल के थ्रू भी जोड़ेगी इन सब एरिया को, तो और भी चीज़ें आपको समस्याएं दिखेंगी। तो क्या है ये, तो उसी के कारण से हुआ है। सुरंग के निर्माण का टेंडर भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद के नवयुग इंजीनियर कंपनी को दिया गया था। किसको दिया गया है? हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था। सुरंग ढहने का संभावित कारण, सुरंग ढहने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन एक संभावित कारण यह हो सकता है कि सुरंग के मुहाने से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर से ढहे हुए भाग में अज्ञात खंडित या कमजोर चट्टान का हिस्सा हो सकता है, जिसके निर्माण के दौरान पता नहीं चल पाया। इस क्षतिग्रस्त चट्टान से जल का रिसाव जो समय के साथ ढीली चट्टान कणों को नष्ट कर देता है और सुरंग संरचना के ऊपर एक अदृश्य रिक्त स्थान बना देता है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये सुरंग खोद रहे थे, ये पहाड़ है पूरा, ठीक ना। अब मान लीजिए ये हमने यहाँ तक पहुँच गए खोदते खोदते, यहाँ पर कोई जल स्रोत था ऊपर, या कहीं से कोई जल रिस रहा है यहाँ से, तो क्या करती है जल वहाँ की मिट्टी को कमज़ोर कर देगी। तो सुरंग का जो ये हिस्सा है, ये धीरे धीरे अगर भार नहीं सह पाया, इसके नीचे का चूंकि हमने मिट्टी हटा दिया है, तो ये नीचे गिराएगा, धंस जाएगा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है सुरंग के धंसने का, ठीक ना, कि उसके ऊपर की जो चट्टान है वो चट्टान कमज़ोर है। और जब हमने उसमें ड्रिलिंग शुरू की तो हमने उसके बारे में सही से जांचा परखा नहीं, हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर कोई कमज़ोर चट्टान तो नहीं है, हम बस अंधाधुंध ड्रिलिंग करने लग गए। इसलिए जो कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया था, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने टनल हमने बनाए, इतने लंबे लंबे टनल बनाए हैं, आज तक हमें कहीं पर कोई इस तरह की घटना नहीं देखने को मिली है, पहली बार ही देखने को मिली है। क्यों मिली है ये, है ना। अगला क्या है, क्षतिग्रस्त चट्टान से जल का रिसाव वगैरह बता दिया मैंने आपको। सुरंग निर्माण के महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो सुरंग खुदाई तकनीक, ड्रिल और ब्लास्ट विधि एक होता है। इसमें चट्टान में छेद करना, उसे तोड़ने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है। चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के कारण हिमालय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड क्षेत्रों प्रायः डीबीएम का उपयोग किया जाता है। ड्रिल व ब्लास्ट विधि का उपयोग किया जाता है। पहले आप क्या करते हो, उसमें बड़े स्तर पर ब्लास्ट कर देते हैं। देखिए सुरंग तो दिल्ली में भी खोदते हैं, जो मेट्रो का लाइन पूरा बिछा हुआ है वो तो अंदर ही अंदर है, पूरा ज़मीन के अंदर ही चलती है पूरी मेट्रो, तो वो भी तो सुरंग ही खोदा गया। लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुरंग खोदना उतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब आप जाएंगे उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर सुरंग खोदना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए वो ब्लास्ट विधि का उपयोग करते हैं। और ब्लास्ट विधि का उपयोग जो है वो पहाड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। क्यों? वो तो अपना काम जल्दी से करने के लिए ब्लास्ट विधि का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट विधि के कारण कई बार आस पड़ोस के चट्टान जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, या उन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण से ब्लास्ट विधि कई सारे जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं कि उत्तराखंड और हिमालय रीजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, देखिए अगला क्या है कि टनल बोरिंग मशीन। ये एक बोरिंग मशीन होती है, गोल गोल सी होती है, जिसमें बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं, और ये क्या करती है, घूम घूम के टनल खोदती है। यह पूर्व निर्मित कंक्रीट खंडों के साथ सुरंग को पीछे सहारा देते हुए चट्टान में छेद करती है। यह अधिक महंगा तकनीक और सुरक्षित तकनीक होता है। कौन सा? तो यही बोरिंग तकनीक। टीबीएम का उपयोग तब आदर्श माना जाता है जब चट्टान का आवरण 400 मीटर तक ऊंचा हो। दिल्ली मेट्रो के लिए भूमिगत सुरंगें टीबीएम का उपयोग करके कम गहराई पर खोदी गई। अब देखिए मैंने यही बताया ना आपको कि दिल्ली में ब्लास्ट विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप मेट्रो में जाएंगे तो कई जगह फोटो भी लगे हुए हैं टीबीएम मशीन वगैरह का, जिसमें गोल गोल आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से सुरंगों को खोदा जाता है दिल्ली मेट्रो बनाने के लिए। ओके, सुरंग निर्माण के पहलू क्या है? चट्टान की जांच, इसकी भार वहन क्षमता और स्थिरता का आकलन करने के लिए भूकंपीय तरंग व पेट्रोग्राफिक विश्लेषण के माध्यम से चट्टान की क्षमता व संरचना की पूरी तरह से जांच करना। निगरानी व समर्थन, शॉर्टक्रिट, रॉक बोल्ट, स्टील रिब्स व विशेष सुरंग पाइप छतरियों जैसे विभिन्न समर्थन तंत्रों के साथ साथ तमाम और विरूपण मीटर के उपयोग से निरंतर निगरानी किया जाता है। मतलब कि जब खुदाई हो रही होती है तो उसकी निगरानी, भूवैज्ञानिक आकलन भी किया जाता है। भूवैज्ञानिक सुरंग की जाँच करने, संभावित विफलताओं की भविष्यवाणी करने
में चट्टान की स्थिरता अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अब अपने देश में जो कुछ महत्वपूर्ण सुरंगें हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। अटल सुरंग का रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर, लेह और मनाली राजमार्ग जो है जब सबसे खूबसूरत राजमार्गों में से एक है देश के, और हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक सुरंग का राजमार्ग सुरंग है। 9.2 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह विश्व में 10,000 फीट 3,048 मीटर से ऊपर की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है, जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ती है ये, लेह और मनाली के बीच में। लेह तो लद्दाख का सिटी है और मनाली हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल सुरंग 11.2 किलोमीटर लंबा यह सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन की सुरंग है। कौन सा? तो पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यह कांजीगुट तथा बारामूला के बीच पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग, इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर है। यह सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच पूरे वर्ष सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। दरअसल वहाँ पर विंटर सीजन में इतनी बर्फबारी होती है कि पहले जब ये सुरंग नहीं बना था जवाहर सुरंग, तो श्रीनगर के बीच में और जम्मू के बीच में क्या हो जाता था? तो मार्ग कटित हो जाते थे। श्रीनगर बिल्कुल अलग पड़ जाता था। अगर आपने वो देखा होगा कि 1947 के बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया था हम पे, उस समय का अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि क्या हुआ था। तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ से उतरना पड़ा था। कहाँ पर? तो जम्मू श्रीनगर एयरबेस पे। तो इसके कारण से हम फिर से उस पर ऑक्यूपाई कर पाए थे उसको। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि ऑल वेदर रोड इसीलिए बनाए जाते हैं पहाड़ों में। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि देखिए सुरंग जब बन जाता है ना, तो बर्फबारी हो, वर्षा हो, इन सब चीज़ों से प्रभाव यात्रा पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सोचिए सुरंग नहीं होता जवाहर सुरंग, पूरे विंटर के दौरान जम्मू और कश्मीर का इलाका अलग थलग पड़ जाता था। कश्मीर अलग पड़ जाता था और जम्मू अलग पड़ जाता था। जवाहर सुरंग ने उसको 12 महीना जोड़ने में भूमिका अदा की है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इस तरह के सुरंगों को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, सामरिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी राज्य हमारे लिए 4 महीनों के लिए तो कटा नहीं रह सकता हमसे संपूर्ण रूप से सड़क मार्ग से। इसलिए इस तरह के जो सुरंग होते हैं उनको स्ट्रेटेजिक रूप से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग, इससे पहले चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जाना जाता था। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह सुरंग की लंबाई 9.3 किलोमीटर है। पहले इसको चेनानी नासरी सुरंग कहा जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। आगे की राह क्या है? नियमित रखरखाव होना चाहिए। संबंधित मुद्दों की तुरंत पहचान कर उनसे निपटने के लिए संरचनात्मक अखंडता, जल निकास प्रणाली, वेंटिलेशन के निरीक्षण सहित सुदृढ़ रखरखाव कार्यक्रम लागू करना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन होना चाहिए। प्रशिक्षण जागरूकता होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का इंटीग्रेशन करना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है कि क्यों मजदूर खोद रहे थे, रोबोटिक मशीन लगा लेते। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इतने डेंजर जोन में आज भी मजदूरों को भेजना पड़ रहा है आपको। रोबोटिक मशीन लगा लेते, है ना, वही सुरंग खोद लेते। क्या हो जाता था? मशीन अगर दब भी जाते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ तो 41 लोग फंसे हुए हैं, है ना, उन्हें निकालने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा न्यूज भी आज आपके पेपर में आया है। कौन सा है? ILO का ये रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? ए डेथ ड्यू टू वर्क रिलेटेड फैक्टर गोज अप। क्या लिखा हुआ भाई? गोज अप। ILO रिपोर्ट इन्होंने बोला है कि देखिए, ILO ने बोला है कि वर्क फैक्टर के कारण जो डेथ है मजदूरों की वो बढ़ रही है। ठीक है, पहली बात तो ये। अभी इसमें कुछ पीटी के लिए मैं फैक्ट बताऊंगा आपको, उसको चिन्हित करके रख लेना है, क्योंकि सीधा सीधा वो चीज़ पीटी का मैं पूछ लेता है कि बताइए ये जो क्लॉज चर्चा में था ये किससे संबंधित क्लॉज है। तो इसलिए आपको वो याद रखना है। जैसे कौन कौन से क्लॉज हैं तो देखिए यहाँ पर, और भारत ने उस पर साइन नहीं किया है। ILO का कन्वेंशन है। द रिपोर्ट सेड दैट सो फॉर 79 आउट ऑफ 187 कंट्री जो हैं उनके यहाँ पर डेथ 79 कंट्री जो है ना 187 में से उन्होंने किस पर साइन किया हुआ था? ILO ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन नंबर 155 पर साइन किया हुआ है। बाकी जो 62 कंट्री हैं उन्होंने ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006 पर साइन किया हुआ है। भारत ने दोनों में से किसी पर भी साइन नहीं किया हुआ है।
जो वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर कन्वेंशन है किसका, तो ILO का, उसमें भारत शामिल नहीं है। अगला चीज़ दिखाता हूँ मैं, क्या दिखाना था मुझे, इसको आप यूज कीजिएगा अगर आपको इस तरह की चीज़ें जैसे उत्तराखंड सुरंग हादसा या कोई और इस तरह के जो इंडस्ट्रियल हादसे अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि करंट में चर्चा में है, तो आप वहाँ पर इस तरह के रिपोर्ट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कि ILO ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि 30 लाख वर्कर जो हैं वो ग्लोबली इसके कारण से मर जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के कारण से। ओके, और उन्होंने बताया है कि इसका 63% जो है वो एशिया पैसिफिक एरिया में होता है, हिंद प्रशांत के एरिया में इसमें 63% डेथ जो होते हैं जो दुनिया भर में होते हैं मजदूरों का, उसमें से 63% कहाँ पर होता है, तो एशिया पैसिफिक के एरिया में ही होता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो एक्सीडेंट होते हैं उसके सबसे बड़े कारण क्या हैं, तो सप्ताह में 55 घंटे से भी ज़्यादा का कड़ा मेहनत करना और काम करवाना, इसके कारण से बहुत ज़्यादा डेथ होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोजर टू लॉन्ग वर्किंग आवर, 55 आवर एक वीक में वो सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, तो लोगों की मृत्यु का कारण बन रहा है। तो इसको ज़रा ध्यान में जरूर रखिएगा। और जो भारत का सेंट्रल ट्रेड यूनियन है ना, जो भारत में सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसने भारत सरकार से बोला है कि आप कृपया करके इस ILO के कन्वेंशन को क्या करें, तो अपने यहाँ पर उसमें शामिल हो जाएं और उस स्तर का सेफ्टी जो होता है वो वर्कर्स के लिए लागू करना चाहिए भारत सरकार को। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भारत सरकार को ये बोला था कि आप इस स्तर के जो सेफ्टी पैमाने हैं उसको भारत में भी लागू कीजिए। ओके, और जो अलग अलग डेथ होते हैं उसके कारण आप देख सकते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर है, पार्टिकुलेट मैटर है, इंजुरी के कारण से, और भी बहुत सारे सिलिका के कारण से, UV रेडिएशन के कारण से वर्कर्स के डेथ हो जाते हैं। अब मैं किसके बारे में बताऊंगा आपको, अब ILO के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि ILO यूनाइटेड नेशन की उन बॉडियों में से एक है जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हो गई थी, ठीक ना। तो इसीलिए ILO के बारे में आपको पता होना चाहिए और इससे संबंधित चीज़ें PT मेंस में पूछी जा सकती हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1919 में वर्साई की संधि, आपने पढ़ा होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद, के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। उस समय राष्ट्र संघ बनाया गया था जो तुरंत ही बिखर गई थी। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना का उद्देश्य वैश्विक अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों, श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल शांति भी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। विभिन्न सामाजिक वर्ग के मध्य शांति स्थापित करने हेतु, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य और न्याय का पक्षधर, अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामंदी के दौरान श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, मतलब कि जो डीकॉलोनाइजेशन होता है, किसी को कोई कॉलोनी नहीं बनाएगा, उस तरह की प्रक्रिया का भी कौन करता है, बढ़ावा देता है ILO। पोलैंड में सॉलिडेरिटी व्यापार संगठन की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर विजय। वर्तमान में यह एक न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु नैतिक और लाभदायक ढांचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। तो कौन कर रहा है, तो ILO कर रहा है। ILO के बारे में ये बेसिक जानकारी। अब ILO के कार्य भी देख लेते हैं। सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करने हेतु निर्देशित समन्वय नीति एवं कार्यक्रम का निर्माण करना, अभिसमय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को भी नियंत्रित करना, सामाजिक व श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना, मानवाधिकार, काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, यानी कि जो ट्रेड यूनियन वगैरह बनते हैं ना, वो यूनियन बनाने का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है वो अपने देश में भी। सामूहिक वार्ता, बलात् श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि का संरक्षण करना भी इसमें शामिल होता है। सामाजिक व श्रम मुद्दों पर कार्य का अनुसंधान और प्रकाशन करना भी किसका काम होता है, तो ILO का काम होता है। ILO का लक्ष्य क्या है, तो कार्य के मानक व मौलिक सिद्धांत तथा अधिकारों को बढ़ावा देना, उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना, सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना, वुमेन एम्पावरमेंट को भी कहीं न कहीं वर्क के थ्रू बढ़ाने को कौन करता है, तो ILO का काम होता है। ये सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को भी बढ़ाना, त्रिपक्षीय व सामाजिक संवाद को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या क्या है, तो ILO के विभिन्न सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है, जिसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की जाती है, गैर बाध्यकारी होती है। ILO में सरकार श्रमिक नियोक्ताओं, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉय है, और जो एम्प्लॉय मतलब जो नौकरी दे रहा है,
समूह के इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाया जाता है। श्रम सम्मेलन के द्वारा आईएलओ कन्वेंशन अभिसमय की पुष्टि करने हेतु एक सदस्य राष्ट्र इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपने राष्ट्रीय कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप तैयार करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में कन्वेंशन अभिसमय का उपयोग करते हैं, और उसी अभिसमय को उपयोग करने के लिए भारत में ट्रेड यूनियन जो है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन, वो भारत सरकार को बोल रहा है कि आप इसको अपनाइए देश में, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक उसको लागू नहीं किया है। किसको? तो वर्कर सेफ्टी और हेल्थ को लेकर जो आईएलओ का कन्वेंशन है एक, उसको भारत में लागू नहीं किया गया है। सभ्य कार्य का एजेंडा ये क्या? ये है कि भाई जब आप किसी को वर्क पर रख रहे हो ना, काम पर रख रहे हो, तो उसको सभी आपको सुविधाओं के साथ रखना पड़ेगा। जैसे आईएलओ का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के तहत सभी को सभ्य कार्य प्रदान करना है, कि मतलब जो काम हो वो सही काम हो, ऐसा ना हो कि अनैतिक काम हो, गलत काम हो। विकास भागीदारों के समर्थन के द्वारा आईएलओ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 100 से अधिक देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, टेक्निकल सपोर्ट भी मुहैया करवाता है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित। आईसीआरए ने क्या बोला है? ईवी टू अकाउंट मूव फॉर 11 से 13% ऑफ न्यू बस सेल बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। आईसीआरए ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक करीब में 11 से 13% जो बसें होंगी वो इलेक्ट्रिक बसें ही बिकेंगी, सड़कों पर आएंगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक बसें बिकती रहेंगी, उनका आंकड़ा बिकता रहेगा। मुझे नहीं मतलब उससे, आपको भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों की इससे मतलब है कि भारत सरकार किस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने की कोशिश कर रही है, किस प्रकार से बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर भारत में 2 कार्यक्रम चलते हैं। एक ही कार्यक्रम का 2 बार अपग्रेड किया गया है। एक है फेम इंडिया, ये नहीं पता होगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है फेम इंडिया। और इसका एक अगला वर्जन आया फेम इंडिया 2.0। 0 को ओ कहा जाता है कई बार ब्रिटिश लैंग्वेज में, तो इसलिए उसको ओ भी बोल देते हैं या नॉट भी बोल देते हैं कई सारे लोग, 2.0। ठीक है, वर्जन जिस प्रकार से रखते हैं ना, फ़ोन का वर्जन आपने देखा होगा उसी प्रकार से है ये। तो क्या है फेम इंडिया 2.0? ये क्या है? क्योंकि अभी यही चल रहा है, फेम इंडिया 1 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। फेम इंडिया को समझेंगे ज़रा, और जब भी आप पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों को लिखते हैं तो आप उसमें इस चीज़ को मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि फेम इंडिया क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि पीटी में जब आपको पूछा जाएगा फेम इंडिया, तो उसके लिए भी आपको तैयार होकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ओके, देखिए कोई चीज़, कोई योजना कैसे, और एक चीज़ और बताऊँगा आज मैं, बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार कुछ काम करे, उस पर भी आएंगे हम लोग। एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए कोई योजना आप सोचते होंगे कि पिछले 6 महीना में जो योजना आई है उसको पढ़ के चले जाएं तो हो जाएगा आपका, नहीं, ऐसे नहीं होता है। योजना जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पिछले 5 साल से भी चल रहे हैं, हो सकता है कि पिछले 5 साल पहले वो शुरू किया गया हो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 5 साल पहले शुरू किया गया, लेकिन आज भी कोई ऐसा दिन न्यूज़पेपर में उसकी चर्चा ऐसी नहीं होती कि नहीं हो रही हो। हर रोज़ न्यूज़पेपर में दिखेगा आपको। तो क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है? क्या बिल्कुल होता है। PLI स्कीम पिछले साल शुरू किया गया था, पिछले साल के सितंबर से भी पहले, लेकिन सितंबर वगैरह में चर्चा में आया था, वो आपके पीटी में पूछ लिया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। फेम इंडिया क्या है? फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फेम का मुख्य जोर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। किस प्रकार से? तो देखिए इलेक्ट्रिक वाहन आप खरीदने गए, मान लीजिए आपको रेगुलर जो वाहन होते हैं डीजल पेट्रोल इंजन वाले, वो आपको मिल रहा है 30 लाख का मान लीजिए, और इलेक्ट्रिक वाहन भी आपको मिल रहा है 30 लाख का। नहीं, भारत सरकार ने बोला कि आपको हम इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी दे देंगे और ऊपर से GST में भी छूट दे देंगे आपको। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए। तो आप एक बार को क्या सोचेंगे कि चलो सस्ता भी पड़ रहा है और भारत सरकार जो है वो हमें पैसा भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, GST में भी छूट मिल रहा है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदें। इस प्रकार से क्या किया जाता है, मनोबल को बूस्ट किया जाता है किसी चीज़ को खरीदने को लेकर। जिस चीज़ को भारत सरकार को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा उस चीज़ को सस्ता कर देगी, जिस चीज़ को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाना होगा उस चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं रखेगी, उसको बाजार पर छोड़ देगी। जितना दाम बढ़ रहा है बढ़ने दो। अब आईफोन कितना भी महंगा बिके, इससे सरकार को क्या मतलब, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बिकेंगे तो इससे सरकार को क्या होगा, फ़ायदा होगा। कार्बन एमिशन जो है वो कट होगा, प्रदूषण कम होगा, हमारी इकोनॉमी का नुकसान कम होगा, और हमारी इकोनॉमी जो तेल आधारित है जिसके कारण से बाहर से तेल आयात करना पड़ता है, उस पर भी हमारा प्रभाव, उस पर भी हमारा डिपेंडेंसी कम होगा। तो एक जगह भारत सरकार जब पैसा खर्चा कर रही है तो दूसरी जगह से उस पैसा बचा ले रही है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा। समझ में आ रही होगी चीज़ें आपको, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चरण 1 क्या था, तो यह 2015 में शुरू हुआ था चरण 1 और 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया। देखिए फेम इंडिया 1 कब से चला है, 2015 से 2019 4 वर्षों के लिए चलाया गया था इसको। इस योजना में हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसी कारें जो पेट्रोल पर भी चलती है और इलेक्ट्रिक पर भी चलती हैं, ठीक ना। अगर उनका बैटरी ख़त्म हो गया तो पेट्रोल पर शिफ्ट हो जाएंगी, और अगर तेल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों है तो इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगी। ओके, इलेक्ट्रिक तकनीकें जैसे माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होते हैं। चरण 2 क्या है, यह अवधि 1 अप्रैल 2019 से लॉन्च की गई है। 5 वर्ष के लिए बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रुपए का है। लक्ष्य क्या है, 7,090 इलेक्ट्रिक बस, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 55,000 4 व्हीलर पैसेंजर कार व 10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, सरकारों को प्रोत्साहित करना। और प्रोत्साहित किस किस प्रकार से करती है अब वो ज़रा सुनिएगा। अब आपने इलेक्ट्रिक वाहन ले लिया और आप बाहर निकले, आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग का पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, तो आप क्या लेंगे, आप बोलेंगे यहाँ से मुझे जाना है, मान लीजिए दिल्ली से जाना है पटना, या पटना से आना है दिल्ली आपको, और आप इलेक्ट्रिक वाहन लेकर चले, आप फिर डर रहे हैं कि कहीं बीच में बंद ना हो जाए क्योंकि चार्ज ही नहीं है, तो क्या होगा। तो भारत सरकार ने बोला कि चिंता मत करो, हम इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेशन स्टेशन होगा, इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन होगा, पावर जनरेशन मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो होगा उसके लिए भी सब्सिडी देंगे, उसको भी मदद करेंगे हम कि आप कोई बात नहीं, आप चार्जिंग स्टेशन लगाइए, हम आपको मदद देंगे, हम आपको इक्विपमेंट भी देंगे, तकनीकी रूप से और वित्तीय रूप से दोनों तरीके से सहायता करेंगे। फोकस क्या है, सार्वजनिक व साझा परिवहन का विद्युतीकरण, सार्वजनिक और साझा परिवहन का विद्युतीकरण करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है उसका। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, तो ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, यही चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। जिस प्रकार से पेट्रोल पंप आपको जगह जगह मिलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट आपको जगह जगह मिलने लग जाएगा, तो क्यों कोई पेट्रोल गाड़ी का यूज़ करेगा भाई, महंगा भी पड़ता है वो तो। चरण 1 के तहत 5020 चार्जिंग स्टेशन बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई है। चरण 2 के तहत 25 राज्यों के शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और 9 एक्सप्रेसवे व 16 राजमार्गों पर 1,576 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी गई है। यानी कि कार पर भी सब्सिडी देंगे, जीएसटी वगैरह भी देंगे छूट, और हम चार्जिंग स्टेशन भी लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, बस आपको कार खरीदने के लिए पैसा कमाना है और कार खरीदना है, ठीक ना। ओएमसी के लिए पूंजीगत सब्सिडी 7,432 इलेक्ट्रिक वाहनों के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगला, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकारी प्रोत्साहन व सब्सिडी, क्रेताओं के इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद की कीमतों में अग्रिम कटौती की जाती है। ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन, PLI स्कीम योजना भी चलाई जा रही है, यही बीपीएससी पूछ लिया था, बच्चे डर गए थे। इलेक्ट्रिक वाहनों सहित वाहन के घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के 25,938 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय किया गया है। अगला क्या है, उन्नत रासायनिक विज्ञान सेल, एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए PLI योजना भी लाई गई है कि भाई क्या करना, सेल हमें बनाना है अच्छे। देश में प्रतिस्पर्धी ACC बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्थापित करने के लिए 18,100 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय भी किया गया है। आपको दिख रहा होगा कि सरकार कार से लेकर बैटरी उत्पादन से लेकर चार्जिंग स्टेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक हर चीज़ पर क्या कर रही है, खर्च कर रही है, क्योंकि पूरा का पूरा हमें सिस्टम स्थापित करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का, तभी जाके इलेक्ट्रिक होगा। जीएसटी और छूट में कमी, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% की गई है। तो देख सकते हो आप, जीएसटी भी घटाया गया है, छूट व शुल्क माफ भी किया जा रहा है। बैटरी से चलने वाले वाहनों को परमिट आवश्यकताओं में छूट दी जाती है, उन्हें हरे रंग की लाइसेंस प्लेट प्रदान की जाती है, जो परमिट वगैरह में भी उनको छूट दी जाती है। उनका जो बोर्ड होता है, नंबर प्लेट जो होता है, वो किस कलर का होता है, तो हरे कलर का होता है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को प्रारंभिक लागत कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड शुल्क माफ करने की सलाह दी है। राज्यों को भी बोला है कि आप जो रोड टैक्स लेते हो, भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है रोड टैक्स, वो क्या करो, तो उसको भी कम करो। किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। जिससे क्या होंगे, तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि भाई क्यों ना इलेक्ट्रिक वाहन ही लिया जाए। ई गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पहल भी चलाया जा रहा है। भारत के कॉलेज, विश्वविद्यालय, इन सभी जगहों पर चर्चा की जा रही है कि देखो इलेक्ट्रिक कार ही खरीदना, लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालय के बच्चों के पास पैसा कहाँ होता है कार खरीदने का सामान्य तौर पर। चलिए आगे बढ़ते। अगला न्यूज़ अपने बिहार से संबंधित है। क्या है, तो वही है जो हमेशा होता है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है वो, तो बिहार में शराबबंदी का आंकलन के लिए हर घर में सर्वे होगा। देखिए दरअसल बात क्या है वो मैं बताता हूँ गहराई से। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और बिहार सरकार को डर लग रहा है अब शराबबंदी की नीति से।
तो वो ये क्या करवाएगी, सर्वेक्षण करवाएगी और मुझे लग रहा है कि शराबबंदी को बिहार में समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे जैसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पूरी चांस है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आभास है। पूछिएगा क्यों? क्योंकि शराबबंदी के कारण कहीं ना कहीं जो जहरीले शराब होते हैं उनका चलन बढ़ गया है बिहार में। और जहरीले शराब कौन पीते हैं भाई? जो पैसे वाले हैं वो तो दोगुना दाम देकर खरीद लेते हैं। शराब सब जगह अवेलेबल है बिहार में, आज भी सभी जगह मिलता है, दोगुना दाम बस देना पड़ता है, सभी जगह मिलता है, सभी जगह का मतलब सभी जगह। लेकिन गरीब जो वर्ग के होते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं या जो गरीब लोग हैं, जातिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी गरीब लोग, वो लोग लोकल मेड शराब पर निर्भर हो गए हैं, क्योंकि पीना तो नहीं छोड़ा किसी ने, ये तो है ना। तो उसके कारण से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एक गलत मैसेज जा रहा है। साथ ही साथ में क्या आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ में बता रहा हूँ आपको कि बिहार सरकार जो है वो बिहार में शराबबंदी के कारण बहुत सारे लोगों को मुकदमा चलाया गया, लेकिन आपको पता है कन्विक्शन रेट जो है वो 0.002% है। यानी कि गिरफ्तारी, अगर 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा तो उसमें से केस कितनों पर बन पाया? तो 100 से भी कम लोग, मतलब कि 50 लोगों पर केस बन पाया है, 40 लोगों पर केस बन पाया है। यानी कि इतने लोगों को आपने प्रताड़ित किया फिर तो, यानी कि कन्विक्शन रेट भी खराब है। तो बिहार सरकार इस चीज़ को लेकर डर रही है कि कहीं ये आने वाले चुनाव बैक बाउंस न कर जाए। तो अब इसको लेकर सर्वेक्षण होगा, हर घर में जाकर पूछा जाएगा कि शराबबंदी सही है या गलत है। और ये काम किसको देगा? तो वही बेचारे टीचर लोगों को, जिनको हर काम दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है कि 26 नवंबर 2023 को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर, नशा मुक्ति दिवस का अवसर था 26 नवंबर 2023 था। संविधान दिवस भी होता है, नशा मुक्ति दिवस भी होता है, और मुंबई ताज अटैक भी उसी दिन हुआ था। बहुत सारे हमारे जवान शहीद भी हो गए थे। अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना की तरह शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए हर घर में सर्वे होगा। उन्होंने मद्य निषेध के प्रचार के लिए वाहनों को हरी झंडी भी दे दी है। और फरवरी 2023 में जारी किए गए सर्वे के अनुसार 99% महिलाएं फरवरी 2023 में और 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में है। ठीक है, लेकिन सर्वे में आपसे पूछा गया कितने लोगों का, सर्वे सैंपल नहीं बताते हैं ये लोग कभी भी कि कितने लोगों से पूछा गया। ये सर्वे सैंपल बताना चाहिए ना कि भाई 1,000 से पूछा आपने, 10,000 से पूछा, 1 लाख से पूछा। बिहार की आबादी है 13-14 करोड़, उसमें से आपने पूछा मान लीजिए 100 लोगों से, उन 100 में से अपने ही आदमी ने बोल दिया कि हाँ सही है। किस प्रकार से होगा? शराबबंदी कहीं ना कहीं बिहार के रेवेन्यू को ख़राब कर रही है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि शराब बंद नहीं हुआ है बिहार में, उल्टा उसकी कालाबाजारी बढ़ गई है, ये भी पता होना चाहिए। और कालाबाजारी में कई सारे लोग संलिप्त हो गए हैं, और शराबबंदी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले जैसे शराब पीकर सड़क पर जो होता था कि सड़क पर चल रहे हैं, शाम के बाद कुछ विशेष इलाकों में आप जा नहीं सकते थे, इतने सारे लोग वहाँ पर बैठ के शराब पी रहे होते थे, तो सड़कें थोड़ी सी ज़्यादा सुरक्षित तो ज़रूर हुई हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको, है ना। ये चीज़ तो सही है। शाम के बाद का माहौल सार्वजनिक रूप से ख़राब नहीं होता है, पीने वाले तो पीते ही हैं, लेकिन छुप कर पीते हैं, ये तो अच्छी चीज़ हुई है। इस सर्वे के माध्यम से पता चलेगा कितने लोगों ने शराब का सेवन छोड़ा है। साथ ही शराबबंदी का परिवार और समाज पर प्रभाव की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। पिछले साल जो लोग निबंध तैयार कर रहे थे ना, वो बिहार में शराबबंदी पर सबसे ज़्यादा निबंध लिख रहे थे, है ना। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अनुसार इस बार अकादमिक संस्थानों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार के सभी 38 जिलों का न्यूनतम 2500 घरों का सर्वे किया जाएगा। 2500 घर 38 जिलों से चुना जाएगा और उनमें सर्वे किया जाएगा। कम से कम 40 लोगों का इंटरव्यू भी किया जाएगा। इसके अलावा 4 फोकस ग्रुप भी होंगे जो शराबबंदी के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। 2018 के सर्वे से यह ज्ञात हुआ था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। 2018 में ये बताया गया था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए, 2023 के सर्वे में यह आंकड़ा 1,82,00,000 पर पहुँच गया है। 2023 के फरवरी में जो सर्वे आया उसमें आया कि 1,82,00,000, 14 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में। जनसंख्या मतलब उसमें से बहुत सारे तो बाहर ही रहते, प्रवासी हैं। उसमें से कितने लोगों ने, 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव जब पॉइंट लिखना हो तो इस तरह के पॉइंट लिख दीजिएगा। हकीकत तो आपको ही पता है, ज़रूर लिखिएगा इसको एग्जाम में। ओके, ये बताना था मुझे आज आपको, और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यही था। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर करवाए हैं आज आपको, और ध्यान में रखिएगा। देखिए, कुछ न्यूज़ जो होते हैं ना वो चर्चा में नहीं रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वही चीज़ हो जाते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।